अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप सभी का और सारे दर्शकों का, देखने वालों का हम इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद करते हैं, स्वागत करते हैं। चलिए, आज इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे पास मौजूद हैं नियाज़ अहमद साहब। आपको पता होगा कि वो नियाज़ अहमद साहब जो कि कुछ दिनों से काफ़ी उनका वीडियो ट्रेंडिंग में वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहने वालों में से हैं और काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। और ख़ास तौर से जो इनका जो बात करने का जो तरीका है, जो अहम इनका मुद्दा है, वो सामाजिक स्तर से बात रखते हैं। चलिए, आज वो इस वक्त हमारे पास बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं आपका और स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर नियाज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मुकर्रम भाई, मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ और कुलैया टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया और अपने स्टूडियो में बुलाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार। और सुनने वालों को भी मैं खुशामदीद करूँगा कि वो सुने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सोशल मीडिया पर हम क्यों एक्टिव रहते हैं, ये सवालात तो आपको पूछना चाहिए कि क्यों हम एक्टिव रहते हैं। जी, यही तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर आपका जो वीडियो इतना वायरल होता है और आप इतना लगभग जो है एक्टिव रहते हैं और क्या अहम मुद्दों पर आप सवालात भी करते हैं, आखिर क्या आपका मिशन है, मकसद है? देखिए, मेरे ख्याल से मैं तो किसी एक या दो मुद्दे को ही उठा पाता हूँ। मुद्दे तो इतने हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे, उठाएंगे क्या गिनते। फिर भी आपको जो है हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आप अभी कितने दिनों से यहाँ घर पे हैं सर? मेरे ख्याल से मैं घर पे जब से डिजिटल इंडिया हुआ है तो हर आदमी घर में ही होता है या बाहर होता है। घर बाहर होने का अब कोई फ़र्क बाकी नहीं रह गया, ठीक है ना। तो मैं बाहर रह करके भी अपने घरों की चीज़ों पर या अपने इलाके पर बिल्कुल इंस्पेक्शन रखता था। अच्छा, यानी कि आप बाहर रहकर भी जो है यहाँ पर पूरा अपनी नज़र रखते हैं, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से और जैसे समाचार और टीवी चैनल के माध्यम से आप काफ़ी यहाँ के नज़ारे को देखते हैं। बिल्कुल। क्या क्या नज़र आया आपको सर? देखिए, नज़ारा यही आया कि हमें सिर्फ इस राज्य के अंदर, इस बिहार के अंदर, इस सीमांचल के अंदर बस जिंदा रहने का जो हक मिल गया है, उसी से हम लोग बहुत खुश हैं। एक बुनियादी बात है कि लोग इसी में बहुत खुश है कि लोगों को इतना ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दिया, इतना ज़्यादा लोगों को डरा दिया, सहमा दिया कि अगर हम जिंदा हैं तो यही बहुत बड़ी बात है। हुकूक मांगने के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते, अपनी जायदाद, अपनी जागीर के लिए भी आप नहीं बोल सकते, अपनी हक की लड़ाई भी आप नहीं लड़ सकते। अगर कोई लड़ने के लिए खड़ा हो तो उसकी टांग खींचने लगते हैं। क्या मैं बताऊं आपको, आप अररिया चले जाएं, करप्शन को देख लें, स्कूल चले जाएं, शिक्षा को देख लें, ग्रामीण में चले जाएं, सड़कों को देख लें, और सदस्य जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं पंचायत लेवल के, अब वहाँ चले जाएं, मुखिया से पूछताछ करें, सरपंच से पूछे कि वो किस तरह की पंचायती करते हैं, या मुखिया से पूछे कि वो अपने पंचायत का कितना ख्याल रखते हैं, वार्ड सदस्य से पूछे कि वो अपने वार्ड के लोगों को किस तरह से लूटते हैं, खसूटते हैं, क्यों करते हैं, और जनता से पूछे कि आपका दर्द क्या है, वो आपको बता देंगे। और आपके टीवी के ही माध्यम से मैंने सुना है कि जनता बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित है और बहुत ही ज़्यादा जनता को लूटा और घसूटा जाता है। बहुत अच्छी बात आप करते हैं, लेकिन अभी आप खुद ऐसे मतलब बस्ती से हैं और ऐसे गांव से हैं जिनका नाम झमटा है, और आपको क्या झमटा में क्या क्या करप्शन या क्या मुद्दा और क्या समस्या नजर आया? देखिए, झमटा खुद में एक मुद्दा है अफाक भाई, मुकर्रम भाई, झमटा खुद एक मुद्दा है, झमटा खुद एक इशू है। झमटा तो A to Z इशू है। वहाँ अच्छी सड़क नहीं है, सड़क के लिए आप बोल ही नहीं सकते किसी को। अगर वो क्या नाम है इसका, ये ईंट बिठा दिया आपकी कच्ची सड़क में तो इसी में लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। पुल वहाँ पे आज़ादी के तो छोड़ें आप, आज़ादी से पहले भी तो ये हिंदुस्तानी था। झमटा उस गांव का, झमटा इस पंचायत का या इस राज्य का हिस्सा रहा है, इस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा रहा है। आज तक एक अदद पुल नहीं दे सकी सरकार झमटा को, झमटा पूरी पंचायत को। झमटा पंचायत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेसिक कम्युनिकेशन वहाँ नहीं है। वहाँ के लोगों की जो गिरी और खस्ता हालत यह है कि वहाँ लोग रिश्ता भी नहीं करना चाहते। अभी आप अररिया के लोगों को बोले क्या झमटा में आप रिश्ता करेंगे या अपने बेटों का या बेटी का, वो आप क्लियर कह देंगे वहाँ रास्ता ही नहीं है। वहाँ रास्ता यहाँ से जाने का नदी तक तो है, नदी में कोई व्यवस्था ही नहीं है, नाव का सही व्यवस्था नहीं और ब्रिज नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो झमटा आज भी बेसलेस है। बुनियादी फंडामेंटल राइट्स भी उनको नहीं दिए जाते हैं। एक स्कूल दे दिया है, उसमें गाय बकरी बैठी रहती है, टीचर से जाते हैं वो एंजॉय करते हैं, वो बैठे रहते हैं, लोगों को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। तो झमटा खुद में एक इशू है, झमटा खुद ही एक मुद्दा। आप झमटा बोल दें, मुद्दा ही मुद्दा, मुद्दा ही मुद्दा। गरीबी वहाँ की
बुनियादी मुद्दा है, क्योंकि वो चारों तरफ से नदी से घिरी हुई है वो गांव। मैं आपको बताऊं, झमटा एक ऐसा इलाका है, ऐसा पंचायत है, एक ऐसा जजीरा है जिसको अंडमान निकोबार की तरफ देख सकते हैं। चारों तरफ इस टॉपिक के सर्कल की तरह चारों तरफ वहां नदी बहती है और बीच में यहाँ गांव है। आप पूरब से आ जाए, मदनपुर के साइड से आ जाए, नदी क्रॉस करना पड़ेगा। कुर्सा काटा से आ जाए, झमटा घुसे, नदी क्रॉस करना पड़ेगा। अररिया से जाए, डमेली बांसबारी पार करें, आपको नदी क्रॉस करना पड़ेगा। किधर से नहीं नदी क्रॉस करना पड़ता है। एक ऐसा सर्कल फेस में जहां नदी हो तो वहां के लोगों की क्या हालत होगी। ऊपर से हमारे एमएलए एमपी चुनाव में जाते हैं, वो हमारा उत्पीड़न करते हैं। एमपी साहब तो हमारे गांव वालों को बिल्कुल ही नजर नहीं लगाते। झमटा पंचायत को उन्होंने अपने क्षेत्र से बाहर कर रखा है। मैं प्रदीप कुमार से बहुत नाराज इसलिए हूं कि कभी भी उन्होंने उस पंचायत की कोई खबरगिरी नहीं ली। यानी कि हमारे एमपी साहब से मतलब नियाज साहब का ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप भी आइए, हम आपके जनता हैं। भले ही अगर आपको इनमें से कुछ जनता आपको वोट नहीं दिया हो, लेकिन आपका ही क्षेत्र है, आप यहाँ पर आइए, आपके ये सारे जनता हैं और आप यहाँ की दुर्दशा को देखिए, आप यहाँ के हालात को देखिए। तो नियाज भाई ये बताइए कि अभी तक आप यहाँ पर रहते हुए बहुत सारे दिन गुजार दिए आपने, और क्या क्या नजर आया आपको अपने समाज में और अपने क्षेत्र में, क्या क्या नजर आया? देखिए, समाज की अगर सामाजिक बुराई की हम बात, क्या माहौल लगा आपको? सामाजिक बुराई की माहौल करें, बड़ी अजीब बात रही कि जब हम घर आए तो नेचुरल डिजास्टर हुआ, कोरोना वायरस का हम शिकार हुए, स्कूल्स बंद हो गए, बच्चे फ्री हो गए, लोग कोरोना वायरस में कोरेक्स पे पूरा ध्यान दे दिया। खाने के पैसे नहीं है लेकिन कोरेक्स पीने के। ये तो सामाजिक हालत बताता हूं। शिक्षा नहीं होने की वजह से, स्कूल अच्छे नहीं होने की वजह से, टीचर अच्छे नहीं होने की वजह से लोगों ने नशा को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाया। हर घर में नशेरी पाएंगे, हर घर में कोरेक्सी, हर घर में गांजा पीने वाला। और झमटा की बड़ी बदकिस्मती है मुकर्रम भाई, तो वहां जो जनप्रतिनिधि है ना, वही कोरेक्स डिवाइड करते हैं। चलिए नियाज भाई ये बताइए कि अभी नशा के बारे में आप बात कर रहे थे, और हालांकि इस बात पर एक बात याद आ गई कि आपके जो हैदर यासीन साहब थे, उन्होंने भी कई मुहिम चलाए नशा के खिलाफ। मगर आज जो ये चीज़ लगभग युवाओं के अंदर पाई जाती है, और लगभग आपके झमटा ही नहीं बल्कि हमारे अररिया आसपास यानी सीमांचल में ये जो लत है काफ़ी युवाओं के बीच, युवाओं में फैल चुका है। तो इस पर मतलब सरकार की तरफ से अभी हाल ही में क्या कदम उठाया जाए, या यहाँ की जनप्रतिनिधि क्या कदम उठाए? देखिए, मुझसे आपने सवाल किया, मैं तो लगता है मैं कुलैया टीवी से सवाल करूं। क्या आपको पता नहीं है, क्या सरकार को पता नहीं है कि हमारे मेडिकल वाले कोरेक्स सप्लाई करते हैं? पुलिस को पता नहीं कि इस गांव में कोरेक्स सप्लाई किया जाता है? किसको नहीं पता है? क्या हमारे पदाधिकारी को पता नहीं कि बांसबारी में कोरेक्स सप्लायर है, झमटा मेटन चौक पर कोरेक्स सप्लायर है? किसको पता नहीं? झमटा मोतीर चौक पर मगरिब बाद कोरेक्स सप्लाई की जाती है, ममताज चौक पर कोरेक्स सप्लाई की जाती है। वो कहां से आता है? आसमान से टपकता है, ये बारिश में गिरता है। किसको नहीं मालूम है? सरकार को नहीं मालूम है? कोरेक्स पे जीएसटी नहीं लगती है, कोरेक्स का टैक्स नहीं आता है, तो कहां खपत होता है? आप एमबीबीएस डॉक्टर होल्डर से पूछते कि क्या तुम कोरेक्स कभी किसी को डिस्क्राइब करते हो, प्रेस्क्राइब करते हो अपनी उसकी प्रिस्क्रिप्शन में? नहीं करते। खुल्लम खुल्ला जो मंशियात हैं, इसको सरकार की निगरानी में पिलाई जाती है, मैं कहने पदाधिकारी की निगरानी में पिलाई जाती है, पुलिस की निगरानी में लोग कोरेक्स पीते हैं। किस थाना क्षेत्र को वाले को पता नहीं है? कोरेक्स सप्लायर थाना को टैक्स देते हैं। आप मुझसे पूछे भाई, मैं आपको हाथ पकड़ के पूछा दूंगा, पुलिस नहीं पहुंचती है। पुलिस को पता हो जाता है अगर मैं घर से निकलूंगा मेरी गाड़ी में कागज नहीं है, उसको दूर से पता चल जाता है इस गाड़ी में कागज नहीं, इसके सर पे हेलमेट नहीं है। हाँ, उसको पता नहीं जब कोरेक्स कार्टून का कार्टून जब किसी पंचायत में, किसी गांव में, किसी गली में, किसी घर में घुसता है, उसको नहीं दिखता है। 5 किलोमीटर दूर से उसको गाड़ी के अंदर आरसी नजर आ जाती है कि इसके अंदर नहीं है। हाँ, कोरेक्स की पेटी नजर नहीं आती है। समाज को कौन गड्ढे में ढकेल रहा है? पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कोरेक्स बेचा जाता है, उनकी मौजूदगी में पिया जाता है। अररिया प्रशासन को मालूम है, बिहार सरकार को मालूम है कि सीमांचल के सारे नौजवान नशे की लत में लतपत है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन आप इस तरह से अभी आप का कहना है कि यहाँ पे जो है खुलेआम इस तरह का मान लीजिए नशा का कारोबार हो रहा है, तो आपको कब महसूस हुआ, आखिर क्या महसूस हुआ कि आप इन सवालों को, आप इन मुद्दों को आप जो है लगभग हम देख रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर भी आकर आपने कई सवाल उठाए हैं, तो कहाँ से उठाए आपने? देखिए मुकर्रम भाई, सोशल मीडिया पे सवाल उठाने की जिम्मेदारी या सरकार को कहने की या घेरने की या मुझे फेसबुक पे आने की जरूरत नहीं थी। हमने जिनको अपना जनप्रतिनिधि चुना वो सब हमें भूल जाते हैं। एमएलए हमसे वोट लेकर के बीमार पड़ जाते हैं, वो कभी क्षेत्र में नहीं आते हैं। मुखिया को हम वोट लेकर के अपना पंचायत का उनको रहबर चुनते हैं, पदाधिकारी वो कहने में जनप्रतिनिधि चुनते हैं। बदकिस्मती से झमटा पंचायत का जनप्रतिनिधि ही कोरेक्स सप्लाई करता है। ये बड़ी अजीब बात है।
आप जिसको अपना जनप्रतिनिधि बनाए, जिसको अपनी आवाज, जनप्रतिनिधि का मतलब वो आपकी आवाज बने। जब वो आपकी आवाज नहीं बनेंगे तो जाहिर सी बात तो है अभी आप मान लीजिए एक आवाज बनकर उभर रहे हैं सोशल मीडिया पे या आवाज उठा रहे हैं, तो अभी तक आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है? आपको नौजवानों की तरफ से, आपके जनप्रतिनिधि की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला? क्या आप वाकई में अच्छा काम? देखिए मुकर्रम भाई, आपने कहा कि आप आवाज बन के उभर रहे हैं जी, ये तो आपकी जरा नवाजी है कि आप मुझे, मैं आवाज बनने का मुझे शौक नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अब आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से या हमारे देखने वालों को, दर्शकों को और हमारे जो भी नाजरीन हैं उनको क्या आप पैगाम देंगे? हाँ, ये नाजरीन को पैगाम यही है कि जो इस वीडियो को सुने, मैंने नशा के ख़िलाफ़ थोड़ी सी बात की या फिर अपने समाज के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ थोड़ी सी बात की। जिस तरह से लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं, बताते हैं, और जिस तरह से चुनावी मुद्दे करके लोग हमें ठक्कर चले जाते हैं, इन बातों को अपने जहन में रखें। हर नौजवान, हर युवा को ये हक़ देता है कानून की, वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। आवाज़ उठाने से कोई भी नौजवान ना डरे, कोई सरकारी कार्रवाई किसी पर नहीं होने वाली है। ये संविधान हक़ देता है कि हर इंसान अपनी हक़ की आवाज़ उठाए। ये जो मिसगाइड कर दिया है लोगों ने, हमारे अंदर एक वहम डाल देते हैं कि तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हें पुलिस पकड़ लेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हक बोलें, सच बोलें। अगर पुलिस को इस पर कोई सस्पेशन होता है तो वो आपका इन्वेस्टिगेशन करेगा कि भाई इन्होंने क्या बात की, ठीक है ना। तो हर नौजवान युवा से मेरी यही गुजारिश है कि सबसे पहले भाई हाथ जोड़ के नशा ना करो, कॉरेक्स ना पियो, स्नैपड्रिल ना पियो, नेट्रावेट ना खाओ, इंजेक्शन ना लगाओ, और अपने स्कूल खुलते ही पाबंदी से अपने भाइयों को, बहनों को और तालीम पर पूरा ध्यान दो। जब तक आप तालीम नहीं हासिल करोगे, अपने हक़ को नहीं जान सकोगे, नहीं पहचान सकोगे। युवाओं से, बच्चों से गुजारिश है कि वो शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान दें और कॉरेक्स से और मंशियात से, नशीली चीज़ों से परहेज़ करें, और नस्लों को बताएं कि इस चीज़ को हाथ भी ना लगाए कोई। और कुलैया टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसीलिए आपकी पुकार, अभी एक नई टीवी आई है और मैं इसलिए खुश हूँ कि इन्होंने मुझे मेरी पहला कोई इंटरव्यू है टीवी पर जो कुलैया टीवी पर है।